हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी जिसे हम पिछली कक्षाओं 9th और 11th दोनों क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होती हैं, पहले इनको जान लेते हैं। भौतिक राशियां अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए इसे परिभाषित करते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसे एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, याद में दे देते हैं। मैं तो लिख सकते हैं आप कि जिन राशियों को ये दूसरी परिभाषा हो जाएगी। जिन राशियों को मापा जा सके वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। हम लोग इस तरह से परिभाषित इन्हें कर सकते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर लिख देता हूं चाल, ये आपका एक भौतिक राशि है। समय, दूरी, ये सब क्या है? आपकी भौतिक राशियां हैं। देख लो कैसे ये भौतिक राशि हुई। तो हमने लिखा है परिभाषा में कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूं कि चाल जो होता है, किसी वस्तु की चाल जो होती है, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात, है ना, को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये हम लोग कहते हैं ना जी परिभाषा में। तो एक प्रकार का नियम हुआ और उस नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जा रहा है, हम एक नियम क्या देख रहे हैं कि चाल जो होता है वह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं, है ना। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को कहते हैं। तो एक भौतिकी का नियम हमें प्राप्त हो रहा है और ये नियम जिन पदों में व्यक्त कर रहे हैं ना, यही आपकी क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। यानी कि चाल हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, या क्या है? भौतिक राशियां है। यहाँ पे हम लोग भौतिक राशियां में वेग लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशियां। हम लोग दूसरी परिभाषा से भी देख सकते हैं, जिन राशियों को मापा जा सके वे भौतिक राशियां हैं। तो हम लोग को पता है कि चाल, समय, दूरी, वेग, त्वरण, बल, इन सबको आसानी से मापा जा सकता है, इसलिए ये सब क्या है? भौतिक राशियां। तो समझ में आ गया? दोनों परिभाषा से क्लियर हो गया कि भौतिक राशियां क्या होती है। अब चलिए भौतिक राशियों की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो हम यहाँ पे एक नंबर में लिख देते हैं। हो जाएगा आपका अदिश राशियां, या सिंपली से अदिश भी कह सकते हैं। अदिश राशियां कहिए या सिंपली आप अदिश भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज, या सिंपली हम लोग और में दे देते हैं स्केलर, या हम इसे स्केलर भी कह सकते हैं। स्केलर, ठीक है। तो समझ में आया? ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक अदिश राशियां और दूसरा होता है सदिश राशियां, या इसे सिंपली सदिश भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और सिंपली वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशियां और दूसरी होती है सदिश राशियां। सिंपली आप इसे अदिश सदिश के भी नाम से जान सकते हैं। चलिए तो अब एक एक करके समझ लेते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए तो बात करते हैं पहले अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशियां अंग्रेजी में कहेंगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, 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 स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? तो हम लोग इसे यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें या जिनमें, जिनमें केवल, जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। यानी कि वह राशि, वह वैसी भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम लोग अदिश राशि या सिंपली अदिश भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, मैं एग्जाम्पल में लिख सकता हूं समय, समय का अगर मैं कहता हूं 10 सेकेंड या 5 घंटा, ये सब क्या है? इसका परिमाण है, ये समय का परिमाण दिया गया है, इसका दिशा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ परिमाण दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, कोई डायरेक्शन है। अब कहेंगे 5 आवर ईस्ट, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? समय एक अदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण है, दिशा नहीं है। अच्छा, और मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, लंबाई, लंबाई मैं कह देता हूं 5 मीटर, 10 मीटर, ये सब क्या है? केवल इसका क्या है जी? किसी वस्तु की लंबाई, यानी कि उसका वो परिमाण की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ परिमाण है, दिशा कुछ नहीं है। समझ गए ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप और भी ले सकते हो, आयतन, आयतन, आयतन जो होता है मीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो सिंपली इसका परिमाण होगा ना, दिशा नहीं होगा। मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो केवल परिमाण हुआ, दिशा नहीं हुआ। तो जिसका केवल परिमाण होता है वह अदिश राशि होता है। जैसे और भी है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं? अदिश राशि के। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं सदिश। दूसरा क्या है? सदिश, सदिश राशियां, या सिंपली आप इसे सदिश भी कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, एक ही तरह का परिभाषा लिख देते हैं, वे भौतिक राशियां जिसमें, जिनमें, 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 जिनमें परिमाण, परिमाण और दिशा, और दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, सदिश राशियां या सिंपली सदिश, सदिश राशियां कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप इसमें बहुत सारा लिख सकते हो। आप लिख दो बल, बल यह आपका एक सदिश राशि है। मैं यहां लिखता हूं त्वरण, 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 सॉरी त्वरण, यह भी आपका क्या है? सदिश राशि है। वेग, ये भी आपका क्या है? एक सदिश राशि है ना। मैं लिख देता हूं 5 किलोमीटर ईस्ट, मैं कहीं लिखता हूं 5 किलोमीटर ईस्ट, तो यहां देखो ना, तो 5 किलोमीटर पूरब की ओर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर, तो ये एक प्रकार का क्या दर्शा रहा है?
ये क्या है जी, तो ये आपका विस्थापन है। तो विस्थापन भी आपका एक सदिश राशि होता है ना। दिशा भी दी हुई है ना इसके साथ, और यहाँ पे परिमाण भी दिया हुआ है। तो विस्थापन है, एक्चुअल में विस्थापन है एक प्रकार का, और विस्थापन भी क्या है आपका सदिश राशि ही। तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर मैं बात करूं 5 न्यूटन बल की, तो बल किसी दिशा में लग रहा होगा, किसी ना किसी दिशा में लग रहा होगा ना। दैट मीन्स वह क्या है, एक सदिश राशि है। मैं कह दूं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से कोई गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, उसमें त्वरण बढ़ रहा है उसका इस तरह से, तो वो किसी दिशा में त्वरण लग रहा होगा। दैट मीन्स वैसी राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, वह क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो हम इस चैप्टर में सदिश राशियों और उनपे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस यानी कि संक्रिया और कुछ उनके बीजगणितीय और ज्यामितीय गुणों का ही अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, सदिश बीजगणित में हमें पढ़ना क्या है, सदिश राशि और उनसे संबंधित कुछ ऑपरेशंस हैं, और इनके कुछ बीजगणित होंगे यानी एल्जेब्रिक कुछ होंगे, अलजेब्रा होंगे, और साथ ही साथ इनके कुछ ज्यामितीय गुणों के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में सदिश और उनके कुछ गुणों के बारे में, साथ ही साथ इसके कुछ बीजगणितीय नियमों, ज्यामितीय गुणों आदि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया आपका, सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में सदिश राशियों के बारे में ही बात करने वाले हैं। इन्हीं सदिश राशियों के बारे में और इनके कुछ ऑपरेशंस के बारे में, है ना, कुछ नियमों के बारे में, इनके कुछ बीजगणितीय और ज्यामितीय गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया है, सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। तो समझ में आ गया सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दिष्ट रेखाखंड यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, दिष्ट रेखाखंड क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक रेखा ले लेता हूं, या एक आपकी रेखा होगी, रेखा क्या होती है, अनंत रूप से दोनों तरफ इधर भी और इधर भी गतिशील हो सकती है, और इस पर मैं एक दिशा दर्शा दूं, इधर यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर एक दिशा को दर्शा दिया, तो यह जो कहलाएगी, यह रेखा आपकी दिष्ट रेखा कहलाएगी। इस रेखा को क्या कहेंगे, दिष्ट रेखा कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन कहेंगे। ये क्या कहलाएगी, डायरेक्टेड लाइन। समझे ना, डायरेक्टेड लाइन क्या होता है कि यदि हम किसी रेखा पर रेखा की दिशा को दर्शा दें तो वह एक दिष्ट रेखा कहलाती है। लेकिन हमें बात करना है दिष्ट रेखाखंड के बारे में। तो रेखाखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेखाखंड क्या होता है, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु, दोनों होता है, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है, और तभी इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। आप रेखा और रेखाखंड के बारे में पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। तो हम लोग रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई निर्धारित होगी, जिसका प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होगा, है ना, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होगा। तो जब हम किसी रेखाखंड पर कोई दिशा दिखा देंगे, कोई दिशा को संकेतित रूप से इस तरह से दर्शा देंगे, दैट मीन्स यह दिष्ट रेखाखंड कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, आपकी दिष्ट रेखाखंड कहलाएगी, दिष्ट रेखाखंड कहलाएगी, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दिष्ट रेखाखंड एक तीर युक्त रेखाखंड है। देख रहे हैं ना, एक तीर युक्त रेखाखंड है जो दिशा प्रदर्शित करता है। जो तीर क्या होता है, दिशा प्रदर्शित करता है, और इसके सिरों के दो बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कहलाते हैं। इसके सिरों के दो बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, यानी कि देखो यह इसकी दिशा इधर की ओर है, तो प्रारंभिक बिंदु P हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, इसका अंतिम बिंदु कहलाएगा। यह P प्रारंभिक बिंदु और Q अंतिम बिंदु कहलाएगा, और इस दिष्ट रेखाखंड को हम लोग PQ के ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, एक्चुअल में इसे हम लोग आगे चल के वेक्टर कहेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। क्योंकि हमने देखा था अभी देखा था कि वेक्टर क्या है, सदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो। तो रेखाखंड का परिमाण होता है, आपको पता है कि किसी रेखाखंड की लंबाई निर्धारित होती है, यानी कि इसका परिमाण होगा, और इसकी दिशा भी यहाँ निर्धारित कर दी गई है, इसका दिशा भी निर्धारित है, इसलिए यह एक तरह का क्या है, वेक्टर है, सदिश है, यानी कि यह एक प्रकार का सदिश कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसका परिमाण भी है
और दिशा भी है। लेकिन अगर मैं किसी दिष्ट रेखा की बात करूं तो केवल इसका दिशा है, परिमाण निर्धारित नहीं है, क्योंकि रेखा की लंबाई आप नहीं, रेखा अनंत रूप से है ना, अनंत रूप से बढ़ सकती है, इसलिए दैट मीन्स इसका यह हुआ कि इसका परिमाण नहीं होगा, केवल दिशा होगी, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ गया ना? तो ये रेखाखंड जो है दिष्ट रेखाखंड, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के कारण यह क्या कहलाएगा? आपका एक वेक्टर कहलाएगा, सदिश कहलाएगा, सदिश राशि सदिश कहलाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर मैं रेखाखंड को इस तरह से खींचूं यहां पर, और इसका नाम यहां पर दे देता हूं ए और इधर दे देता हूं बी, तो और मैं इसकी दिशा इस तरह से दर्शा देता हूं, इस पे तीर ऐसे बना देता हूं, तो यह आपकी दिष्ट रेखाखंड कहलाएगी, दिष्ट रेखाखंड कहलाएगी। और ये कहां से? इसका प्रारंभिक बिंदु बी कहलाएगा और अंतिम बिंदु ए कहलाएगा, क्योंकि दिशा इस तरफ है, देख रहा ना, उल्टा इसके अपोजिट दिशा है। तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और इसको कैसे सूचित करेंगे? बी ए के ऊपर ऐसे तीर दे देंगे। ठीक है, तो यह भी आपका एक वेक्टर है, इसको बी ए वेक्टर भी आप पढ़ सकते हो। क्यों वेक्टर है? क्योंकि देख रहे हैं कि यह एक रेखाखंड है, तो इसका परिमाण होगा और दिशा भी निर्धारित है, यानी कि दिष्ट रेखाखंड एक प्रकार का सदिश होता है। दिष्ट रेखाखंड एक प्रकार का सदिश होता है, वहीं दिष्ट रेखा सदिश नहीं होता है, क्योंकि इसका केवल डायरेक्शन होता है, परिमाण नहीं होता है। ठीक है, तो आप दिष्ट रेखा की भी परिभाषा लिख सकते हैं कि दिष्ट रेखा एक तीर युक्त रेखा है जो दिशा प्रदर्शित करता है। हम लोग दिष्ट रेखा की भी परिभाषा यहां चाहे तो लिख सकते हैं, दिष्ट रेखा, अंग्रेजी में कहेंगे डायरेक्टेड लाइन। कैसे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा? तो यहां लिख सकते हैं कि दिष्ट रेखा एक तीर युक्त रेखा है जो दिशा प्रदर्शित करता है, जो दिशा प्रदर्शित करता है, दिशा प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिष्ट रेखा कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन। तो ध्यान रखेंगे, दिष्ट रेखाखंड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन दिष्ट रेखा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। अच्छा, जब हम इसे वेक्टर के नाम से जान रहे हैं तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि किसी बिंदु है ना, किसी रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु P हो, अंतिम बिंदु Q हो और उसका दिशा निर्धारित हो, तो हम उसे है ना, प्रारंभिक बिंदु को पहले, अंतिम बिंदु को बाद में लिखते हैं और उसके ऊपर तीर का चिन्ह दे देते हैं, तब ये आपका क्या कहलाने लगता है? आपका वेक्टर कहलाने लगता है। समझ रहे ना? तब ये वेक्टर कहलाने लगता है। समझ गए? तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु को पहले लिखना होता है और अंतिम बिंदु को बाद में लिखना होता है। चलिए, अब हम लोग दिष्ट रेखाखंड की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिष्ट रेखाखंड के लंबाई के बारे में बात करते हैं। दिष्ट रेखाखंड की लंबाई यानी कि लेंथ के बारे में। ठीक है, दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को हम लोग किस तरह से यहाँ पे दर्शा सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पर यह दिष्ट रेखाखंड की, आप पता है कि यह एक प्रकार का रेखाखंड है, तो इसकी लंबाई, अगर हम लोग साधारणतः बात करें ज्यामितीय रूप से, तो इसकी लंबाई को हम लोग PQ कहेंगे, है ना। यह दिष्ट रेखाखंड लंबाई, इसकी लंबाई क्या कहलाएगी? यहाँ पर PQ वेक्टर कह सकते हैं, या दिष्ट रेखाखंड PQ कह सकते हैं। की लंबाई क्या होगी जी? इसमें दिष्ट रेखाखंड की PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई क्या हो जाएगी? PQ हो जाएगा। ज्यामितीय रूप में हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, किसी रेखाखंड की लंबाई उसके नाम से ही हम लोग सूचित करते हैं। पढ़े हैं ना हम लोग ज्यामिति में, ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं। तो यानी कि अगर मुझे PQ वेक्टर की लंबाई निकालना हो तो मैं इसे PQ लिख सकता हूं, या PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दूंगा, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता हूं, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मोड में देने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड से है, उसके लंबाई से। तो इस तरह से सूचित कर सकते हैं या इस तरह से, यानी किसी वेक्टर की लंबाई को हम लोग इस तरह या इस तरह से दर्शाएंगे, है ना। उसके ऊपर तीर का चिन्ह है वो हटा दिए, या उसको मोड में दे देंगे, उसका मैग्नीट्यूड इसको कहेंगे। आगे हम लोग पता करेंगे कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। मैग्नीट्यूड क्या मतलब? वहां पे इसके परिमाण चाहिए ना जी, यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, आप सीधे स्केल से भी नाप कर यहां दर्शा सकते हो, अगर वो कोई रेखाखंड है तो। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं दिष्ट रेखाखंड के आधार के बारे में। ये सब कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आधार को अंग्रेजी में कहा जाता है
सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, दिष्ट रेखाखंड का सपोर्ट क्या होगा। अब समझिए, मैं मान लो यहां पर यह एक दिष्ट रेखा लेता हूं। अब इस दिष्ट रेखा पर मैं क्या करता हूं, एक प्रारंभिक एक बिंदु ए ले लेता हूं और एक बिंदु यहां बी ले लेता हूं। तो यहां ए से बी तक, यहां देखिए ए से बी तक की लंबाई निर्धारित हो गई, लंबाई निर्धारित हो गई ना, इसका परिमाण निर्धारित हो गया, ए बी का परिमाण भी निर्धारित हो गया और दिशा भी निर्धारित है। दैट मीन्स यह आपका क्या कहलाएगा, ए बी आपका क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखाखंड कहलाएगा। तो यह दिष्ट रेखाखंड किसी रेखा पर ही आधारित है, किसी रेखा पर आधारित है, किसी रेखा पर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिष्ट रेखाखंड, लिख सकते हैं इसको दिष्ट रेखाखंड का आधार उस रेखा को कहते हैं जिस पर वह आधारित होता है, जिस पर वह आधारित होता है या आधारित होता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं इसकी अभिदिशा को। अभिदिशा का मतलब समझते हो, अभिदिशा को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंस। तो अभिदिशा होती क्या है, इसको हम लोग यहाँ परिभाषित कर देंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसकी हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि एक दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, अंतिम बिंदु की ओर होती है। यह जो देख रहे हैं ना, इसका जो डायरेक्शन दर्शा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन दर्शा रहे हैं वही उसकी अभिदिशा कहलाएगी, है ना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर जो होती है वो उसकी अभिदिशा कहलाती है, ठीक है, या दिशा भी आप उसे कह सकते हैं, अभिदिशा या दिशा के रूप में उसे आप कह सकते हैं। समझ गए। तो ये कुछ इनके गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक से, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनका परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश वैसी भौतिक राशियों कहते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि एक दिष्ट रेखाखंड जो होती है, एक दिष्ट रेखाखंड वह एक सदिश होता है। क्या होता है, वह एक सदिश होता है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं सदिशों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग क्लास 11th में त्रिविमीय ज्यामिति पढ़े हुए थे। त्रिविमीय ज्यामिति में मैंने आपको बताया था ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और इस पर ये लंब जो हो जाएगा जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर का एक कोना लेंगे ना, कोना कॉर्नर से, तो ये तीन हम लोग अक्ष देखेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। मैं अब इस त्रिविमीय ज्यामिति के अनुसार मैं क्या करता हूं, आकाश में एक बिंदु P ले लेता हूं स्वतंत्र रूप से, स्वच्छ बिंदु है P, और एक स्वच्छ बिंदु ले लेता हूं Q। कहीं भी आप कहीं भी ले सकते हो आकाश में, आकाश तात्पर्य यानी कि स्पेस में कहीं भी, यानी कि ये हवा में हम खींच सकते हैं एक बिंदु P और एक बिंदु Q। अब इस P से Q को मिलाने वाली एक हम लोग क्या करते हैं, दिष्ट रेखाखंड को निर्धारित करते हैं, एक दिष्ट रेखाखंड को निर्धारित करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम लोग निरूपित करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, PQ और ऊपर क्या दे देंगे, तीर का चिन्ह देंगे। तो इसे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, PQ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, PQ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, PQ वेक्टर। क्यों, क्योंकि इस राशि का परिमाण भी है, कुछ होगी ना यहां से यहां तक की लंबाई, और इसकी दिशा भी निर्धारित है। दैट मीन्स यह आपका एक सदिश कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो इस चैप्टर में हम लोग अगर मान लीजिए कहीं एक प्रारंभिक बिंदु A और एक अंतिम बिंदु B लेकर, प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B लेकर
एक दिष्ट रेखाखंड खींची गई हो, एक दिष्ट रेखाखंड खींची गई हो, तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर कह सकते हैं। या हम लोग जनरली क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को लेकर इनके ऊपर वेक्टर का चिन्ह देकर, तीर का चिन्ह देकर हम लोग इसे सूचित करते हैं इस प्रकार से। तो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिख दूं, दैट मीन्स इसका मतलब है कि हम ए बी दिष्ट रेखाखंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ए बी वेक्टर या ए के ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह देंगे तो इसको भी ए वेक्टर कहेंगे। तो हम लोग जनरली इन सभी संकेतों का ही प्रयोग करेंगे सदिशों को दर्शाने के लिए। सदिश को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह देकर ही हम लोग इस चैप्टर में दर्शाएंगे जनरली। ठीक है, तो प्रायः अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूं और इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह दूं तो मैं इसे पी क्यू वेक्टर कह सकता हूं या आर वेक्टर भी ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जनरली अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह देकर ही वेक्टर को निरूपित करेंगे, सदिश को निरूपित करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सदिश का मापांक यानी कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करने के लिए प्रकट करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। समझिए, यहाँ पर मैं मान लो एक दिष्ट रेखाखंड ले लेता हूं, एक दिष्ट रेखाखंड ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं ए और यहाँ पे बी, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु इसका बी है। अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिख दूं तो आप इसे संकेत में अगर इस सदिश को दिखाना होगा तो ए बी वेक्टर या ए वेक्टर बी ऐसे सूचित कर सकते हैं। वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं या ए वेक्टर ए बी भी इसे कह सकते हैं, वेक्टर ए बी या वेक्टर ए बी से कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यहां से यहां तक यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी यानी कि ये टोटल यहां से यहां तक की लंबाई होगी जो इसका परिमाण होगा, और वही इसी को प्रकट करने के लिए जो हम धनात्मक संख्या का प्रयोग करते हैं उसी को सदिश का मापांक कहते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने यह रेखाखंड 5 मीटर लंबी खींची है, 5 मीटर लंबी मैंने यह रेखाखंड खींची है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि वेक्टर ए बी का जो मापांक है वह मापांक जो होगा वह क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर इसका मापांक है। मापांक का तात्पर्य उसके परिमाण से होता है। क्या होता है, परिमाण से होता है। यानी कि किसी सदिश का मापांक का तात्पर्य यह है कि वह उसके परिमाण की बात कर रहा है। ठीक है, परिमाण की बात कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैंने परिभाषा में लिखा है कि किसी सदिश का परिमाण की माप को प्रकट करने के लिए, उसका परिमाण का जो माप है, मेजरमेंट है, उसको प्रकट करने के लिए जो धनात्मक संख्या का प्रयोग करते हैं उसी धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। तो अगर मान लो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो मापांक होगा उसको कैसे सूचित किया जाएगा, तो उसे वेक्टर ए के मापांक को वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या सिंपली ए से सूचित कर सकते हैं। अगर सूचित करने की बात करें वेक्टर ए के मापांक को तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी मोड में इस तरह से दे दो या सिंपली ए लिख सकते हो। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, वेक्टर ए बी का मापांक, वेक्टर ए बी का मापांक यानी कि हम इसे ए बी, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड या सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं। तो समझ में आएगा किसी सदिश का मापांक क्या होता है कि उसके परिमाण की माप वो कितना है, उसका मेजरमेंट ही उसके मापांक कहलाते हैं, है ना। उस सदिश का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, उसका मापांक कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए भी यूनिट होता है ना, इसके लिए भी यूनिट होते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या कि 5 मीटर है इस रेखाखंड की लंबाई, तो इसके लिए यहाँ पे एक यूनिट मीटर लग गया ना। अगर कोई यूनिट नहीं रहता है तो हम वहां पे सिर्फ इकाई लिख देंगे, इकाई लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। समझ में आया ना? पढ़े हुए हम लोग पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़े हुए जहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहता है तो वहां इकाई लिख देते हैं लंबाई के स्थान पर। चलिए, तो हम सोच रहे हैं इस वीडियो में इतने ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे और वहां पे आपको सभी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे।